टिप्पू काका मोनी मेरे फ्रेंड्स अपना हाथ छुड़ाकर जोर से चलाते। उसने फारिस को बताया, घर चलो। उसे बाजू से पकड़े खींचते हुए साथ ले जाने लगा और वहीं से चलाती अपने दोस्तों को जाने क्या कुछ बताती रही। वो घर पहुंचे तो डॉक्टर मुस्तफा लॉन में परेशान खड़े थे। सलीम उसे यहाँ वहाँ तलाश करने के बाद थका हारा भी लौटा था। उन्हें देखते ही चला उठा, डॉक्टर साहिब ये रही जन्नत। ये कहाँ थी? वो हैरान हुए थे। कहाँ हो सकती थी? फारिस ने बुमें सुकेड़ी। उनका मुंह हैरत से खुला। वो तनहा शिराजी मेंशन पहुंच गई थी। गो के बाग का रास्ता महफूज था और शिराजी मेंशन भी कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं था, मगर फिर भी जन्नत का ये कारनामा उन्हें हैरान और फिक्रमंद कर गया। मैंने आपसे पूछा तो था। डॉक्टर मुस्तफा उस पर खफा हुए तो वो बताने लगी, मैंने कहा था हाँ जाएंगे, ये नहीं कहा था आप अकेली चली जाएं। मैं बिल्कुल खामोशी से गई थी, आराम आराम से, रोड पर तो बिल्कुल नहीं गई, बाग से गई थी बाबा। वो जो बहुत लंबे अंकल है ना, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो जो दरवाजे पर खड़े होते हैं हर वक्त। वो चाह रही थी डॉक्टर मुस्तफा तायद में सर हिलाए। मैंने आपसे पूछा तो था। डॉक्टर मुस्तफा उस पर खफा हुए तो वो बताने लगी, मैंने कहा था हाँ जाएंगे, ये नहीं कहा था आप अकेली चली जाएं। मैं बिल्कुल खामोशी से गई थी, आराम आराम से, रोड पर तो बिल्कुल नहीं गई, बाग से गई थी बाबा। वो जो बहुत लंबे अंकल है ना, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो जो दरवाजे पर खड़े होते हैं हर वक्त। वो चाह रही थी डॉक्टर मुस्तफा तायद में सर हिलाएं ताकि वो बात आगे बढ़ाए, मगर वो पेशानी मसले जा रहे थे। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे कहा मैं डॉक्टर मुस्तफा की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने 3 बार दरवाजे नॉक किया, 3 बार बाबा। बड़ी समझदारी से हाथ हिला हिलाकर वजाहतें देती। वो इंतहा की मासूम और क्यूट लगी। तुम्हें तंग तो नहीं किया इसने? डॉक्टर मुस्तफा ने फिर उससे पूछा। वो कहना चाहता था हाँ बहुत, मगर चूंकि वो डॉक्टर मुस्तफा की नवासी थी, सो अजराह मरब्बत नफी में सर हिला दिया। शुक्र है उसे बाजू से पकड़े अंदर ले आए। शाम का खाना हमारे साथ, अब यहाँ सुकून से बैठो। उन्होंने फैसला सुना दिया, मगर मजाल है जो उनकी नवासी ने एक घड़ी भी उसे सुकून से बैठने दिया हो। वो धप धप सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जाती थी और जितने खिलौने बाजुओं में समा सकते थे उन्हें लाकर उसके सामने ढेर कर देती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि मेहमान नवाजी ऐसी होती है, चीजें ऐसे दिखाई जाती हैं। वो डॉक्टर मुस्तफा को बेबसी से देखता तो वो हंस देते। आप तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहुत। वो उसके तासुरात से काफी महफूज होते थे। कभी उलझता, कभी उकताहट का मुजाहिरा करता और कभी जन्नत की किसी बात पर हूँ हाँ में सर हिलाता। उन्हें अच्छा लग रहा था। वो जेरे लब मुस्कुराते उसे देखे जा रहे थे। रंग भरने वाली किताबें, कहानियां, स्टिकर्स और जाने क्या क्या उसे उठा उठा कर दिखा रही थी। सलीम गुजरते हुए ठंडी आहें भरता, फिर सारा बखेरा उसे ही तो समेटना था। साबरा बुआ को खाने की हदायत देते डॉक्टर मुस्तफा जरूरी कॉल अटेंड करते ऊपर चले गए। वापस आए तो सलीम समेत फारिस वजदान भी ब्लॉक्स जोड़ जोड़ कर जन्नत के लिए डॉल हाउस की तैयारी में नजर आए। मैनुअल पेज खोलकर अंदाजा लगाते, एक दीवार को दूसरी दीवार से जोड़ते और जन्नत को खोज हत्तुल मकान इमारत की बुनियाद से दूर रखने की कोशिश करते, वो किसी महाज का हिस्सा लगे। मुझे भी हेल्प करनी है, वो शोर मचा रही थी। तुम तोड़ दोगी? दोनों ने उसे घूर कर बड़े हटाया था। ये मेरा हाउस है। कमर पर हाथ टकाए जताने लगी। कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो घूम कर दूसरी तरफ आई। ये सब मेरे ब्लॉक्स हैं, ये मेरे बाबा का घर है। उसकी सुनी अनसुनी किए वो दोनों बड़ी यकसुई से जुटे रहे। मैं बोल रही हूँ, दोबारा शोर मचाया। मैं बाबा को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, उसने फारिस को धमकाया। ये शुरू से ऐसी है? उकता कर उसने सलीम से पूछा। उसका ख्याल था वो डॉक्टर मुस्तफा के लाड प्यार से ही बिगड़ गई होगी। ना करो जी, इनकी तो आवाज भी नहीं निकलती थी। अब तो रौनक लगी रहती है जी, डॉक्टर साहिब तो बड़ा बोर करते हैं। ही। खूबसूरत डॉल हाउस की तामीर शाम के 6 बजे तक मुकम्मल हुई तो उसे उठाकर ऊपर उसके कमरे में रखने गए और एक बार फिर जन्नत ने उसे अपनी एक एक चीज दिखाई और उस बार फारिस वजदान के अंदाज में जंजलाहट नहीं। वो खामोशी से सुन रहा था और उसकी दी गई अशिया को खोल कर देख भी रहा था। अंदाज में अब के तजस्सुस नहीं था, मगर उकताहट भी नहीं रही थी। शाम का खाना खाने के बाद वो आतिशदान के सामने लाउंज में बैठ गए थे।
डबल सोफे पर लहाफ में डुबकी अपने नाना के सीने से लिपटी जन्नत कमाल तो वहीं सो गई थी, मगर वो रात गए तक बातें करते जाग रहे थे। वो सुबह के 7 बजे घर से निकलता था और बाग के रास्ते टहलता हुआ बहुत दूर निकल जाता था। ये उसकी रोजमर्रा की रूटीन थी। इब्तदाई कुछ दिनों तक तो जन्नत उसे खिड़की से ही जाता देखती रही थी। चौथे दिन वो अपने नाना की इजाजत से मेन गेट पर मौजूद थी और फिर जैसे ये रोजमर्रा का मामूल बन गया था। वो सुबह सवेरे जैसे ही उसे बाग के रास्ते नजर आता था, वो अपना वही ट्वीटी बैग पहने भागी चली आती थी। कभी वो अकेली होती, कभी रास्ते में उसके नमूने दोस्त भी साथ होते। टीपू, मोनी, काका, शाका। एक तो नाम अनोखे, ऊपर से हरकतें भी अजीब सी थी। भाग भाग कर दरख्तों पर चढ़ते, शाखों पर लटकते। और मरियम उर्फ मोनी तो सारा वक्त बड़ी अम्माओं की तरह अपने सर पर दुपट्टा ही जमाती रहती। जन्नत उनकी लीडर थी। चीखते हुए जिस रुख इशारा करती, वो सब ही उसी तरफ दौड़ पड़ते। छोटी छोटी बातें और फजूल से लतीफे उनके लिए इतने मुजहिका खेज होते कि वो हंस हंस के घास पर लूट पूट हो जाते और वो हैरत से उन्हें देखते हुए सोचता रह जाता, हंसने वाली बात क्या थी। कभी किसी शरारत पर बस्ती के लोग डांटने को लपकते तो वो सारे उसे ढाल बनाते, पीछे छुप जाते और लोग उसे आजम शिराजी का कोई गैर मुल्की मेहमान समझकर लिहाज कर जाते। उनके जाने के बाद जो झिड़कियां वो उन्हें पिलाता, अगले 5 मिनट तक तो किसी की आवाज भी ना निकलती। उसके बाद वही लोग भाग दौड़, शोर शराबा, और वो उन्हें कभी उलझन कभी उकताहट से देख कर रह जाता। इतने शोर और हल्ले गुल्ले का वो आदी नहीं था, मगर मसला सिर्फ आदत का नहीं था। उन्हें हंसता मुस्कुराता देखकर उसे अजीब वहशत होती थी। वो उनकी संगत में 7 साल फारिस हो जाया करता था। उनकी नन्ही नन्ही खुशियों और कहकों से उलझने लगता था। सारी महरूमियां, तलखियां एक साथ याद आती तो उसके एहसासात अजीब हो जाते और मुआजना शुरू हो जाता। कितने खुशकिस्मत थे ये बच्चे, हर गम, परेशानी और खौफ से मुबर्रा, रिश्तों में घिरे, मोहब्बतों से जुड़े। उन्हें हक था इस तरह कहका लगाकर हंसने का, इस तरह मुस्कुराने और ढेर सारी शरारतें करने का। ना किसी के बाप ने उसे छोड़ा था, ना किसी की माँ ने उसे ठुकराया था। वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन बच्चे थे जो अपना बचपन वैसा ही जी रहे थे जैसा उन्हें जीना चाहिए था। उनके कंधों पर कोई बोझ नहीं था और जहनों में कोई सवाल नहीं था। वो शफाफ थे। उन पर उनके वालिदैन कोई धुंध नहीं जमने दे रहे थे। और एक वो था जिसे उसके अपने वालिदैन ने मोहब्बत से लिखकर नफरत से मिटा दिया था। उस दिन वो वापस आया तो काफी ज्यादा उदास था। सारा दिन वो डॉक्टर मुस्तफा के घर रहा। सलीम और जन्नत उससे बातचीत करने की कोशिश करते रहे, मगर वो चुप रहा। डॉक्टर मुस्तफा आए तो उसका रवैया महसूस कर गए। खाने के बाद कुछ देर तक सवाल जवाब करते रहे, मगर वो सर झुकाए खामोश बैठा रहा। अब वो उन्हें ये बताए कि वो उनकी 7 साल नवासी और उसके दोस्तों से जेलस हो रहा है, इसलिए कि वो इतना हंसते और मुस्कुराते हैं। वो छोटे बच्चों का जिक्र करके उनके सामने छोटा नहीं होना चाहता था। वो बेसुकूनी का सामना करके इस बार खाली नहीं होना चाहता था। सारे गम, उलझने और महरूमियां समेटे वो घर चला गया। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने डॉक्टर मुस्तफा से अपनी बात शेयर नहीं की थी। अगले दिन वो बाग में गया तो बच्चों ने उसे एक बार फिर घेर लिया। तंग आकर उसने कितनी तन्हा वीरान गोशे में उजल हो जाने की कोशिश की। ख्याल था जब वो उन्हें नहीं मिलेगा तो वो अपने खेल में मगन होकर उसका पीछा छोड़ देंगे, मगर वो बच्चे भी गोया बोतल का जिन थे। दाएं बाएं, आगे पीछे से चीखते हुए यूं नमूदार हुए जैसे वो उनके साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, यानी कि हद है। तप कर झिड़क कर उन्हें अच्छा खासा डांट कर वो घर चला गया। अगले 2 दिन उसने बाग का रुख नहीं किया। तीसरे दिन पूरी फौज उसके दरवाजे पर थी। काका ने मछलियां पकड़ी हैं, छोटी सी हैं, तुम देखोगे? और काका की तो शान ही अलग थी। स्टील के एक बर्तन को फौरन ही आगे कर दिया। उसने सरसरी सी निगाह दौड़ाई। ये टैडपोल हैं, बामुश्किल जब्त करके कहा। हाँ, हमें पता है, ये मछलियां हैं। ये जन्नत थी। ये मछलियां नहीं हैं, उसने तहम्मुल से कहा। ये बड़े होकर मेंढक बनेंगे। नहीं, ये बड़े होकर बड़ी मछलियां बनेंगी। जन्नत डट गई। उसने हार मान ली। उनकी मछलियां, उनकी मर्जी। बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, मेंढक, जराफा, हाथी, शार्क कुछ भी बनाए, इसकी बला से।
टीपू को बिल्ली का बच्चा मिला है, ब्लैक कलर का है। टीपू को बिल्ली का बच्चा मिला है, ब्लैक कलर का है, इतना क्यूट है। वो टीपू घर से लाएगा तो हम सब उसके साथ खेलेंगे। एक और इतला बहम पहुंचाई गई और बड़े ही राजदाराना अंदाज में पहुंचाई गई, क्योंकि जन्नत की बिल्ली सलीम को दे दी गई थी। सो वो बहुत मुहतात होकर बात कर रही थी, ताकि उसके नाना को बिल्कुल पता ना चले कि एक और बिल्ली का इंतजाम हो चुका है। वो बेजार सा उन्हें खामोशी से देख रहा था। वसीओ अरीज सब्जाजार पर आजम शिराजी बाहर बैठे थे। लॉन चेयर का रुख उसी तरफ था। बज़ाहिर वो कॉफी पीते हुए आगा अली की बात सुन रहे थे, मगर वो देख उसे ही रहे थे। फारस की उन पर नजर पड़ी तो आंखों में यकायक सख्ती उतर आई। रुख बदल कर अपने कमरे में गया। कोट और स्नैकर्स पहनकर बाहर आया तो एक वावेला सा मचा हुआ था। काका से भागते हुए बर्तन गिर गया था। उनकी टैडपोल, जिन्होंने बड़े होकर मछलियां बनना था, वो घास में कहीं गुम हो गए थे और वो सब के सब उन्हें ढूंढ रहे थे। पानी के बगैर तो वो मर गई होंगी। ये ख्याल जन्नत और उसकी जीनियस फौज को पूरे 10 मिनट की तलाश बसियार के बाद आया था। कोई बात नहीं, मैं अब्बा के साथ दोबारा जाऊंगा तो बहुत सारी ढूंढ लाऊंगा, काका ने तसल्ली दी। फारिस उन्हें साथ लिए बाग की तरफ चला गया। बच्चे उसके साथ बहुत खुश थे और ये खुशी दोनों फ्री कैन के लिए बस वक्ती ही थी। जब टीपू अपनी बिल्ली के साथ बाग में नमूदार हुआ तो उसे तब समझ में आया पूरी फौज उसे लेने क्यों आई थी। वही रुको, मैं कह रहा हूँ, वही रुको, वो कदरे फासले पर खड़ा हाथ के इशारे से कह रहा था और जन्नत बिल्ली उठाए उसके पास आ रही थी। बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी नहीं काटती, तुम हाथ लगाओ। उसका ख्याल था फारिस को बिल्लियां अच्छी नहीं लगती। तभी ही नाना ने उसकी बिल्ली को दरबदर कर दिया था, मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट था। उसके नाना के दोस्त के चेहरे पर नापसंदीदगी कम और खौफ ज्यादा था। हालांकि वो तो अमन की इल्म बरदार बनकर आई थी, ताकि फारिस और बिल्लियों के दरमियान कोई मुफाहमत करवा सके। मगर डरो नहीं, ये बहुत अच्छी होती हैं, कुछ नहीं कहती, वो प्यार और मिन्नत भरे लहजे में समझा रही थी और वो एक हाथ से उसे दूर रहने का इशारा करता उल्टे कदम पीछे हट रहा था। जन्नत, वहीं रुको, आगे मत आओ, मैं कह रहा हूँ, आगे मत आओ। और वो सुनी अनसुनी करती आगे आ रही थी। इतनी छोटी बिल्ली से भी कोई डरता है? खुफगी भरे प्यार से पूछा। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे पीछे करो, उसने झिड़का। नहीं, तबीयत खराब नहीं होती, देखो मुझे कुछ हुआ? उसने बिल्ली को सीने से लगाकर भींचा। ये बिल्कुल नहीं काटती, बिल्कुल तंग नहीं करती, बहुत प्यार करती है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं काटती, बिल्कुल तंग नहीं करती और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझसे इसे दूर रखो। आखिरी जुमला इस कदर गुस्से और सख्ती से उसने कहा कि वो डर कर वहीं रुक गई। अगले कई लम्हे लब भींचकर उसे देखती रही, फिर शदीद गुस्से के आलम में कुट्टी कहकर अपने सिपाहियों समेत मुड़ गई। कुट्टी, वो अपनी जगह हक्का बक्का खड़ा था। भला उनकी दोस्ती कब हुई? कुट्टी, वो अपनी जगह हक्का बक्का खड़ा था। भला उनकी दोस्ती कब हुई थी? वो भुएं सुकेड़ कर इस नमूनी को जाता देख रहा था, जो सर झुकाए बहुत गुस्से से अपने घर जा रही थी। आज जन्नत नहीं आई? खाने के लवाजमात मेज पर सजाती मिदहत ने पूछा तो गिलास में पानी उंडेलते उसने रुक कर देखा। सुबह वाला वाकया याद आया तो मुस्कुराहट दाहिने गाल की जानिब उठ गई। वो अब नहीं आएगी, कुट्टी करके गई है। साथ ही उसने पूरा किस्सा सुनाया तो मिदहत हंस दी। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बातें करती है। हालांकि शुरू में जब डॉक्टर मुस्तफा उसे लाए थे तो बहुत डरी सहमी ही रहती थी। बात तो दूर की बात है, किसी के पास आती तक नहीं थी। पुलाव का चम्मच मुंह तक ले जाते उसके दाहिने हाथ की हरकत थमी। सर उठाकर मिदहत को देखा। क्यों? मिदहत गिलास में पानी उंडेल रही थी। चौंक कर उसे देखने लगी। तुम्हें डॉक्टर मुस्तफा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? फारिस ने चम्मच रख दिया। इससे पहले कि वो कुछ बताती दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आपको आगा अली बुला रहे हैं। दरवाजे पर मुलाजिम लड़का था। तुम खाना खाओ, मैं अब्बा की बात सुनकर आती हूँ। मगर वो नहीं आई थी। गालबन उसके जिम्मे कोई काम लगा दिया गया था। वो खाना खाने के बाद कुछ देर तक लॉन में टहलता रहा, फिर कुछ सोचकर डॉक्टर मुस्तफा के घर चला गया। दरवाजा सलीम ने खोला था। उसे अंदर दाखिल होता देखकर जन्नत वहीं से चलाई।
बाबा, फारिस आया है। वो जो इस ख्याल में था कि मोहतरमा अपनी कुट्टी निभाएंगी तो इस पुरतपाक इस्तकबाल पर घरभरा कर रह गया। वो हाथ से पकड़कर उसे अंदर लाई, झट से अपने खिलौने और भालू वगैरह हटाकर सोफे पर उसकी जगह बनाई। यहाँ बैठो। मेज पर हमेशा की तरह उसने फूलों की पंखड़ियां अलग करके गोल दायरा बना रखा था। मसली हुई पंखड़ियों के गिर्द पत्तों की लहर और सलामत फूलों का घेरा था। कहाँ गुम हो लड़के? सुबह से नजर ही नहीं आए, डॉक्टर मुस्तफा ने पूछा तो उसने जन्नत की पूरी कारस्तानी उन्हें सुना दी और वो कुछ शौक और हैरत से अपनी नवासी को देख कर रह गए। नवासी जो अपना गुस्सा नाराजगी भुलाए अपनी कोई ड्राइंग फारिस को दिखा रही थी, यकायक खफा हो गई। कुट्टी, ये एक दिन में दूसरी बार दोस्ती खत्म हो रही थी। भुवें सुकेड़े वो खफा खफा सी आतिशदान के करीब कोने में जा बैठी। चेहरे का रुख दीवार की तरफ था ताकि सलीम, साबरा बुआ, तोते, परिंदे, चिड़ियों और च्यूंटियों को भी पता चल जाए वो कितनी नाराज है। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मेरी नवासी को मनाना चाहिए? डॉक्टर मुस्तफा ने पूछा। नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लग रही है। उसकी आंखों में शरारत चमकी। डॉक्टर मुस्तफा ने घूर कर देखा। आपकी नवासी सुबह मेरी जान लेने वाली थी, मत भूलिए, उसने कहा। निगाहें मुसलसल जन्नत पर थी। सलीम उसके पास जा बैठा था। अब मिन्नत समाजत करता उसे कहानियों के बहलावे दे रहा था। अल्लाह के लिए बेटा, शहजादियों की कहानी मत सुनाने बैठ जाना। ऐसा ना हो रात को सोने से पहले दोबारा जिद करे कि गधे के नीचे एक मटर रखा जाए ताकि ये कन्फर्म हो सके कि वो असल शहजादी है या नहीं। ये भी हो चुका है। फारिस हंसा। जन्नत का चेहरा मजीद दीवार की तरफ घूम गया। वो पहले फारिस को गुस्सा दिखा रही थी, अब अपने नाना से भी नाराज हो चुकी थी। हाँ, ये पिछले हफ्ते हुआ। तो फिर क्या पता चला? हमारी जन्नत इतने सुकून से सोई कि बस, जवाब सलीम ने दिया। जन्नत को गुस्सा आ गया। ये इसलिए कि सलीम ने 7 गधे नहीं रखे थे। नाराजगी के बावजूद गर्दन मोड़कर वजाहत जरूरी समझी। सारा कसूर सलीम का था। अगर वो 7 गधे रखता तो जन्नत कन्फर्म शहजादी ठहरती। तो मैं कहाँ से लाता 7 गधे? सलीम ने एहतजाज किया। और गधे छोड़े, हमें तो वो मटर भी नहीं मिला जो नीचे रखा था। हो सकता है दांतों की परियां मटर को दांत समझकर ले गई हों, डॉक्टर मुस्तफा ने कहा। जन्नत चौंकी, फिर आदत से मजबूर सब भूल भाल कर उनके पास आई। ऐसा भी होता है बाबा? वो आंखों में हैरत समोए पूछने लगी। हाँ, परियां आती हैं। याद है फारिस, जब तुम्हारा दांत टूटा था तो हमने उसे तकिए के नीचे रखा और आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? वो बेसाख्ता चिढ़ गया। अच्छा, वो हंसे। यानी हम बाकी सब की बातें करें, तुम्हारी ना करें? वो चेहरे का रुख बदल गया। बाबा बताएं ना, फिर क्या हुआ था? फिर परी आई थी, फारिस का दांत ले गई, पैसे रख कर चली गई, है ना फारिस? फारिस के तासुरात से महफूज हो रहे थे। प्लेट से फ्रेंच फ्राइज खाते हुए वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। जन्नत की आंखें इश्तियाक से फैली, लेकिन उसे फिर अफसोस भी हुआ कि जब उसका पहला दांत टूटा था तो पता नहीं कब, कैसे और कहां गिरा था कि दोबारा मिला ही नहीं। वरना मम्मी ने तो कहा था तकिए के नीचे रखना, परी आएगी। रात काफी देर तक महफिल जमी रही, बातें होती रही। वो सोने के लिए गेस्ट रूम में गया तो कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। वो बेड पर कोई किताब खोले बैठा था, सर उठाकर उसे देखने लगा। बाबा ने कहा है तुम्हें बिल्लियां बुरी नहीं लगती और तुम्हें डर भी नहीं लगता। हाँ, उसने तायद में सर हिलाया। बाबा कहते हैं अगर तुम बिल्ली के साथ खेलोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा। वो ठीक कहते हैं, तो तुम अब कभी बिल्ली के साथ मत खेलना, प्यार भी नहीं करना, उसने तंबीहा की ही। मुस्कुराहट जब्त करके उसने सर हिलाया। ठीक है, वो ठीक कहते हैं, तो तुम अब कभी बिल्ली के साथ मत खेलना, प्यार भी नहीं करना, उसने तंबीहा की। मुस्कुराहट जब्त करके उसने सर हिलाया। ठीक है, वरना तुम बीमार हो जाओगे, फिर स्कूल भी नहीं जा सकोगे, फिर टीचर तुम्हें मारेंगी। गालबन डॉक्टर मुस्तफा ने बहुत तफसील से उसे समझाया था। हाँ, मैं जानता हूँ, गुड नाइट। वो समझा बुझा कर चली गई। वो मुतबस्सम चेहरे के साथ अपनी जगह बैठा रह गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब रोने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। आवाज जन्नत की थी। वो तेजी से उठकर बाहर आया था। सामने ही डॉक्टर मुस्तफा उसे बाहों में भरे सीढ़ियों पर बैठे थे। वो जोर से गिरा
ऊपर से उसका सर फटा, इतना खून बह रहा था बाबा। हिचकियों के बीच बामुश्किल लफ्ज अदा करती, शिद्दत से रोती। जन्नत उसके ऐन सामने थी। दम साधे वो अपनी जगह खड़ा रह गया। गुड़िया, वो सिर्फ एक हादसा था, गलती से हुआ था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। डॉक्टर मुस्तफा उसकी पुश्त सहलाते हुए उसे समझा रहे थे। अम्मी मारेंगी बाबा। खौफ और वहशत अंग अंग से आया था। वो बाकायदा कपकपा रही थी। बाबा हुसनैन मर गया, बाबा हुसनैन मर गया। उन्होंने बींच कर उसे खुद से लगा लिया। श्श, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ ख्वाब था बेटा। बात करते करते उनकी नजर नीम तारीकी में फारस पर पड़ी। नहीं बाबा, अम्मी आई थी, अम्मी मार रही थी, वो बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। हम सुबह मुन्नी के घर जाएंगे, नीलम से मिलने पार्क भी जाएंगे, खिलौने भी खरीदेंगे। अभी आप सो जाएं। उसकी पुश्त थपथपाते वो उसे बहला रहे थे और जाने क्या कुछ पढ़ कर उस पर फूंक रहे थे। शिद्दत से रोते बोलते सिसकते वो यकायक पुरसुकून होने लगी थी। फारिस दरवाजे में ही खड़ा उन्हें खामोशी से देखता रहा। जब वो पुरसुकून होकर सो चुकी तो उसे कमरे में सुलाकर वो नीचे आ गए थे। वो राहदारी में खड़ा था। उन्हें किचन में जाता देखकर उनके पीछे चला आया। सब खैरियत है? उसकी समझ में नहीं आया बात कैसे शुरू करे। हाँ। पानी पीने के बाद उन्होंने खाली गिलास मेज पर रखते हुए गहरा सांस लिया। जन्नत ठीक है? उसे जाने क्यों फिक्र हुई, उसे जाने क्यों फिक्र हो रही थी। हाँ वो ठीक है, बस नींद में डर गई थी। अगले कई लम्हों तक तेज हवाओं का शोर ही उनके माबैन खामोशी में मुखर होता रहा। फिर उन्होंने मुख्तसर लफ्जों में उसे सब बता दिया। वो जन्नत को कब और यहाँ क्यों लाए थे, वो उनके साथ क्यों रह रही थी, वो इतना रो क्यों रही थी। फारिस उन्हें सुनते हुए अपनी जगह साकत सा खड़ा था। जन्नत को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी। गो के वो बता रहे थे कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास उसका 6 माह तक इलाज चलता रहा था और अब वो पहले से बहुत बेहतर थी। मगर फिर भी वो हैरान हुआ था। जो भी हुआ नासमझी में हुआ, मगर मेरी बेटी जन्नत को कसूरवार समझती है, बहुत नफरत करती है इससे। वो बोल रहे थे तो लहजे में दर्द पिन्हा था। अगर मेरी अपनी औलाद ऐसा ना कर रही होती तो शायद मैं कभी मानता ही नहीं कि माएं भी ऐसा कर सकती हैं। अपनी बात खत्म करके वो कुर्ब से मुस्कुराए और उठ खड़े हुए। सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। उसका कंधा थपथपाकर वो चले गए थे। मगर फारिस वजदान कितनी ही देर तक अपनी जगह खड़ा रहा था। उसकी आंखों में जन्नत का हंसता मुस्कुराता चेहरा था और कानों में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। जिन खुशकिस्मत तरीन बच्चों के साथ वो अपने नसीब का मुआवजा करके खुद को बदकिस्मत तरीन गर्दानता रहा था, उनमें एक हंसता मुस्कुराता वजूद तो बिल्कुल उसके जैसा था। ठुकराया हुआ, नफरतों से घिरा, नामुकम्मल और अधूरा सा, मगर फिर भी खुश, मुतमिन और बहुत पुरसुकून। अगले दिन वो फिर से हशाश बशाश चेहरे के साथ घर के मेन गेट के सामने खड़ी थी। इतनी खुश और आंखों में इतना सारा इंतजार समोए, जाने क्यों वो नजरें चुरा गया। वो भागकर उसके पास आई, बा आवाज बुलंद इतना लंबा गुड मॉर्निंग कहकर बैग की स्ट्रिप्स पर गिरफ्त जमाए उसके आगे आगे चलने लगी और मामूल की तरह रास्ते में कहीं से मुन्नी, कहीं से काका, कहीं से टीपू और शाका शामिल होते गए। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि आज फारिस ने उन्हें सख्त तल्ख कुछ कहा नहीं था और ना ही ऊंचा बोलने से मना कर रहा था। वो शोर करने पर उन्हें टोक भी नहीं रहा था। ये एक अनहोनी थी। वो इस अनहोनी पर बड़े खुश हुए, मगर ये खुशी उन्हें ज्यादा देर रास ना आई। खेलते भागते जन्नत इस कदर जोर से गिरी कि किसी पत्थर से रगड़ खाकर अपना घुटना छिलवा बैठी। तकलीफ की शिद्दत से चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मैं तो मर जाऊंगी, वो रोते हुए कहे जा रही थी। इतनी सी चोट लगने से कोई नहीं मरता, उसने नरमी से कहा। मैं तो मर जाऊंगी, वो रोते हुए कहे जा रही थी। इतनी सी चोट लगने से कोई नहीं मरता, उसने नरमी से कहा। मैं तो मर जाती हूँ। फारिस अपनी जगह थम गया, ठहर गया। जरा सी नजरें उठाकर उसने जन्नत को देखा। उसकी सिसकियां हिचकियों में बदल चुकी थी। आंसू से चेहरा तर और लाल हो रहा था। दर्द सिर्फ एक घुटना छिलने का नहीं था, दर्द सिर्फ किसी एक जख्म का भी नहीं था। उसने जेब से टिश्यू निकालकर उसके आंसू साफ किए, बाजू से पकड़कर उसके कपड़े झाड़े, फिर उसकी तरफ पुश्त किए। पंजों के बल झुक गया। आओ घर चलें। गर्दन में बाजू हमाइल करती वो पुश्त पर सवार हो गई।
कुछ देर तक वो उसकी सिसकियां सुनता रहा, फिर वो चुप हो गई। मुन्नी, काका, शाका, टीपू बड़ी ही सोगवारी के आलम में उनके पीछे आ रहे थे। घर पहुंचकर जख्म साफ करके सनी प्लास्टर लगाने के बाद वो घर से और वैसे ही चहकती फिर रही थी जैसे उसे कभी कोई चोट आई ही नहीं थी, और वो गुमसुम बैठा उसे देखता रह गया था। शेराजी मेंशन के सरसब्ज अहाते में उसके फुटबॉल से खेलती जन्नत कमाल और उसका भरपूर साथ देता वो मंजर मुकम्मल था कि वो खुश था, और मिदहत ने वो मंजर कैमरे में महफूज कर लिया था। वो तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए उसके एल्बम में सज गई थी। मुस्कुराहट तो वो होती है जो आंखों में झलकती है, जो जिंदगी से भरपूर लगती है। तो फारिस वजदान की मुस्कुराहट जमीला दाऊद के बाद जैसे अब जिंदा हो गई थी। वो कम गो था, मगर वो जन्नत से बातें करने लगा था, उसके लतीफों पर हंसने लगा था। वो उसके कमरे में भाग भाग कर चीजें देखती थी तो वो उसे रोकता नहीं था। कीमती अशिया को छेड़ने की कोशिश करती थी तो उसे डांटता नहीं था, और मिदहत खुशगवार हैरत के साथ उसका बदलाव देखती रहती। कभी मुस्कुरा देती, कभी फारिस के तासुरात से महफूज होने लगती। जन्नत एक तंग कोठरी में ठंडी हवा के झोंके जैसे थी। उसकी मौजूदगी में शेराजी मेंशन के इस अलग थलग हिस्से में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ जाती। वो जब भी मिलने आती अपना बैग नित नई चीजों से लाजमी भर कर लाती थी। एक एक चीज वो निकाल कर फारिस को दिखाती जाती। ये बालों पर ऐसे लगाए जाते हैं और इन्हें ऐसे बांधा जाता है और ऐसे लपेटा जाता है। उसके पास तो खिलौना मेकअप किट्स भी थी। फारिस को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर जर्नल नॉलेज समझकर वो बेदिली से हूँ हाँ में सर हिलाता सुनता जाता। एक बार वो अपनी किसी नीलो आपा से नेल पॉलिश लेकर आई और फारिस से अपने दोनों हाथों और पैर के नाखूनों पर लगवाई। बाद में डॉक्टर मुस्तफा से भी सर झुकाकर डांट सुन ली। फिर अगले दिन वो नेल पॉलिश उसके पास अमानतन रखवा कर गई। जब कभी लगवानी होगी तो वो उसके पास आकर लगवा लेगी। और मिदहत कितनी देर तक हंसती रही थी। रंग अच्छा था, सोच रही हूँ मैं भी तुमसे लगवा लूं। आंखों में शरारत समो के उसने कहा, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। फारिस ने किताब आगे करके अपना चेहरा मुकम्मल छुपा लिया। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए अलमारी में उसके इस्त्री शुदा कपड़े रखती रही। मुलाकात की मुद्दत 1 माह 25 दिन थी और शायद उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन मुद्दत थी। ये उसका ख्याल था कि उसकी जिंदगी में कुछ शरारत भरे रंग और मुस्कुराहट भरी खुशियां जन्नत की वजह से आई थी। ये उसकी और उसके दोस्तों की सोहबत का असर था कि अब उसे उनकी बातें, शरारतें, लतीफे और कहानियां समझ में आने लगी थी। किसी मजाहिया बात पर अब उसे हंसी आ जाती थी। किसी अनोखे किस्से को वो एंजॉय कर लिया करता था। अब जब वो चांद पर किसी चरखा काटती बुढ़िया का जिक्र करते थे तो वो फौरन मान लेता था। काका की टैडपोल मछलियां हैं। टीपू का घोड़ा जब बड़ा होगा उसके पर निकलेंगे। फूलों पर परियां मंडलाती हैं। दरख्तों की जड़ों में उनके छोटे छोटे घर हैं और नहर में जल परियां रहती हैं। वो बहुत सी परेशानियों और उलझनों के साथ शिराजी मेंशन आया था, मगर अब उसे अपनी महरूमी को सोचने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इन बच्चों की संगत में वो जैसे सब कुछ भूल भाल जाता था। शायद खुशी ऐसी ही होती है जो सबका हर गम, हर अजियत भुला देती है, जो आने वाले हर दिन से मुतल्लक खुशगुमानी में मुब्तला कर देती है। ये एहसास खूबसूरत था। वो इस एहसास के साथ जीने लगा था। छुट्टियां खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। वो अपनी पैकिंग कर रहा था जब जन्नत मोनी के साथ मिलने पर चली आई थी। कुछ देर तक बाहर खेलते रहने के बाद मोनी चली गई तो जन्नत उसके पास आ गई। तुम इतवार को चले जाओगे? हाँ। कहाँ जाओगे? अपने हॉस्टल। कुछ देर तक वो तसव्वुर ही तसव्वुर में हॉस्टल के मैनी ढूंढती रही, फिर बोली, फिर तुम दोबारा कब आओगे? अपनी किताबें बैग में रखते वो लम्हे भर के लिए रुका। फिर उसने मुड़कर जन्नत को देखा। शेराजी मेंशन, आजम शेराजी, सर्वेंट क्वार्टर्स में उसका कमरा, अधूरा नाम लिए किसी मुलाजिम के यतीम बेटे की पहचान। ये तमाम अंधेरे एक तरफ और जन्नत का मुंतजिर रोशन चेहरा दूसरी तरफ। गर्मियों की छुट्टियों में आऊंगा, उसने कहा, और बहुत दिल से कहा। फैसला करके इरादा बांध कर कहा। वादा? जन्नत की तसल्ली नहीं हुई। वादा, पक्के वाला वादा। आंखों से तायद चाहती उसे कोई जीती जागती गुड़िया लगी। हाँ, पक्के वाला वादा। वो हंसा, वो खिल उठी। उसके चेहरे पर एक साथ कई रंग और कई ख्वाब सज गए। फिर हम पार्क जाएंगे और पहाड़ियों पर भी चढ़ेंगे।
اور وہاں دور تک جائیں گے۔ اس نے فضا میں ہی ہاتھ بلند کر کے کسی تصوراتی سرزمین کی طرف اشارہ کر دیا، اور بہت سارا گھومے پھریں گے۔ مونی، کاکا، میں اور ٹیپو، اور تم اور سلیم۔ سلیم کا ذکر کرتے کوئی بات یاد آئی تو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ہم سلیم کو نہیں لے کر جائیں گے، وہ بابا سے میری شکایتیں لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی۔ وہ خوش ہوئی۔ کسی خیال کے تحت وہ رائٹنگ ٹیبل کی درازیں کھینچ کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ مطلوبہ چیز نہ ملنے پر اس نے وارڈروب کا رخ کیا۔ اب وہ نچلے خانے میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ جنت پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھ گئی، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ بھی دیکھے وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ اندر لکڑی کا بڑا باکس رکھا تھا، جسے پورا نکال کر اس نے فرش پر رکھ دیا اور وہ چیزیں الگ کرنے لگا جو وہ اسے تحفتاً دے سکتا تھا۔ حالانکہ اسے اپنے کھلونے اور بچپن کی اشیاء بہت عزیز تھی۔ کہانیوں کی کتابیں، ڈھیر سارے رنگ اور مارکرز، چند گاڑیاں بھی تھی جو چھوٹے سائز کی تھی، اور ایک خوبصورت سا خرگوش بھی تھا۔ لکڑی کا باکس سیاہ رنگ کا تھا، جس پر حرف ایف کی کیلی گرافی کی گئی تھی۔ سلائیڈ کر کے کھلتا تھا۔ اندر 3 ڈائریز پیک شدہ حالت میں جوں کی توں رکھی تھی۔ اس نے یہ ڈائریز پچھلے سال کافی مہنگی قیمت پر خریدی تھی، مگر باوجود کوشش کے بھی وہ ان پر کچھ لکھ نہیں سکا تھا۔ اس نے وہ باکس جنت کو دے دیا، بھلے سے وہ ان صفوں کو پھاڑ کر ضائع کرے یا سبق لکھ کر مسخ کرے یا ڈرائنگ بناتی رہے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ چاہتا تھا اس کی چیزوں کو استعمال کرے، کہ اس کے پاس تو ہر تحفہ اور ہر چیز جوں کہ توں پڑی رہتی تھی۔ جنت اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی۔ تم بہت اچھے ہو، بابا سے بھی اچھے۔ اسے جب اپنی شدید خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تو وہ اسے نانا سے اوپر کا درجہ دے دیتی تھی۔ وہ اسے تحائف کے ساتھ گھر چھوڑ کر آیا تو کتنی دیر تک اس کا دل بوجھل رہا۔ بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو ہاسٹل تک محدود کر کے شیرازی مینشن میں کبھی نہ آنے کا فیصلہ 3 سال پہلے کیا تھا، مگر اب وہ آنا چاہتا تھا، بار بار آنا چاہتا تھا۔ خواہش دل کی تھی، لبوں پر نہیں لائی جا سکتی تھی۔ نہ یہ گھر اس کا تھا، نہ لوگ اس کے اپنے تھے، نہ اس کے احساسات کی قدر تھی، نہ خواہشات کی کوئی منزلت تھی۔ وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا تھا، اپنے راستے خود سے نہیں چن سکتا تھا، اپنی منزل خود سے متعین نہیں کر سکتا تھا۔ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ دن کے اجالے میں بھی اس پر اداسی چھائی رہی۔ مکمل تیاری کے ساتھ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے سیاہ رنگ کی 2 گاڑیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ آغا علی جس گاڑی میں اس کا سامان رکھ رہا تھا، وہ گاڑی شیرازی خاندان کے مکینوں کے زیر استعمال رہتی تھی۔ اس کی رفتار خود بخود مدھم ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچنے تک اس کے تاثرات مکمل بدل چکے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اب دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شیشے سیاہ تھے، مگر وہ جانتا تھا گاڑی کی عقبی نشست پر کوئی موجود تھا۔ سیکیورٹی سخت تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت ہی تھی۔ ہارون شیرازی، اعظم شیرازی، یا پھر بیٹھو۔ آغا علی نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو وہ بیگ داہنے کندھے سے لٹکائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ آپ کی جیپ کہاں ہے؟ خراب ہے، مکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ فارس اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ نگاہیں آغا علی کے چہرے پر جمی رہی۔ برابر والی سیاہ گاڑی کے شیشوں سے کسی نے اس کی طرف ایک بیزار سی نظر ڈالی، پھر ہیڈ فونز گردن پر ٹھہرا کر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے کین سے گھونٹ بھرا۔ ملازموں کے بچے ان گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں، اور گاڑی سے باہر عین سامنے فارس وجدان آغا علی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب نے اجازت دی ہے۔ اور صاحب نے جانے کیسے اجازت دے دی تھی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو آغا علی نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس شخص بیٹھا تھا۔ پیسنجر سیٹ تھی اس کے جیسے ایک لہیم شہیم گارڈ نے سنبھال رکھی تھی۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ بیرونی احاطے سے نکل کر گاڑی مرکزی شاہراہ کی طرف بڑھی تو اس نے بلندی سے دور تک پھیلے سبزے کو دیکھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کا مکان اسے واضح نظر آ رہا تھا۔ اسے جنت کا خیال آیا تو وہ اسے سوچ کر مسکرایا، اور قسمت اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راستے جدا ہوئے، منزل اندھیرا ہو گئی، کچھ خواب آنکھوں میں ٹھہر گئے۔
اور کچھ منتشر ہو کر بکھر گئے۔ امید قائم تھی، انتظار دائم رہا تھا، مگر گرمیوں کی وہ چھٹیاں کبھی نہیں آئی تھی۔ فارس وجدان نے جو وعدہ جنت کمال سے کیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکا تھا، اور وہ تمام کی تمام یادیں، لمحے اور اشیاء اس کے سامنے بکھری پڑی تھی، منتشر ٹوٹے بکھرے خوابوں کی طرح، کسی بھولی بصری یاد کی طرح مبہم، دھند میں ملفوف اور زخم سے چور ہو کر۔ تلوار ویسے ہی مضبوط تھی، ہلکا سا رنگ اڑ چکا تھا، ووڈن باکس پرانا لگ رہا تھا، حرف ایف کی کیلی گرافی کے گرد چسپاں سٹیکرز محض اس نشانی کے طور پر رہ گئے تھے کہ انہیں اتارنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اور ان کی نواسی کی یادگار تصویریں ووڈن فلور پر یہاں وہاں بکھری تھی۔ وہ ہر تصویر میں ان کے کندھے سے اور کہیں سینے سے لگی کھڑی تھی، اور ہر تصویر میں اس کی جاندار مسکراہٹ شہد رنگ آنکھوں سے جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے 3 ڈائریز دی تھی اور ان میں سے صرف ایک ہی اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا لی۔ وہ 7 سالہ جنت کی ڈرائنگز دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، مگر ڈائری کے صفحے گزرے وقت کی ان حقائقوں اور محسوسات پر تھے۔ وہ 7 سالہ جنت کی ڈرائنگز دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، مگر ڈائری کے صفحے گزرے وقت کی ان حقائقوں اور محسوسات سے پر تھے، جنہیں بیان کرنے کا جنت کو کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ غم جو اسے لہو لہان کرتے تھے، وہ محرومیاں جو اسے فنا کرتی تھی، وہ تنہائی جو اس کا مقدر ہو گئی تھی، اور وہ خوف جو اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا۔ اذیت بھرے لمحے، باتیں اور احساسات اس نے حرف بہ حرف درج کر رکھے تھے۔ وہ خود کو ادھورا، ناقص اور نامکمل سمجھتی تھی۔ سارے اعتراض، شکوے اس نے صفوں پر دھر دیے تھے، ہر درد کو امر کر دیا تھا، ہر دکھ کو سجا دیا تھا۔ کہیں غم رف لکھائی سے جھلکتا تھا اور کہیں موت کی خواہش کرتی کسی عبارت سے لڑکتا تھا۔ شوہر کے گھر زندگی جہنم تھی، اور ماں کا رویہ کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں اس نے ہر جگہ نانا کو یاد رکھا تھا۔ وہ ہوتے تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی، وہ دعا کرتے تو یقیناً محرومیاں ٹل جاتی، محبتیں رہ جاتی، حالات ایسے نہ ہوتے، سزائیں اتنی نہ ہوتی، نہ کردار پر بات آتی، نہ قتل کا الزام لگتا، نہ اللہ کے ارادوں پر کوئی سوال اٹھاتا، نہ کوئی تکبر کی دلدل میں اترتے ہوئے خود کو خدا کرتا۔ ہاں، وہ ایسے ہی تھے، ہر ضرب کے آگے ڈھال بن جاتے تھے، کھڑی کھڑی سنا کر لاجواب کر دیتے تھے۔ نانا یقیناً اسے بچا لیتے، کسی وادی میں چھپا لیتے، انہوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا، اور وہ اب بھی یہی کرتے، مگر وہ نہیں تھے۔ ان کی جیسی نہ کسی کی چاہت تھی، ان کے جیسا نہ کسی کا رویہ تھا۔ رشتوں کے معاملے میں وہ خود کو بد قسمت اور محبت کے معاملے میں خود کو بد نصیب سمجھتی تھی۔ وہ حرف بہ حرف اسے پڑھتا جا رہا تھا، اور وہ خود کو لکھ لکھ کر مٹاتی جا رہی تھی۔ ڈائری کا سفر ڈاکٹر مصطفیٰ کی وفات سے شروع ہو کر برہان سے طلاق پر ختم ہو گیا تھا۔ آگے کے تمام صفحے بہت صاف اور خالی تھے، ایسے جیسے زندگی بس تھی ہی برہان تک، برہان سے طلاق اور ماں کی وفات تک، اس کے بعد آگے کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دہانی میں کئی صفحے پلٹ ڈالے تھے، مگر کہیں بھی اس کا ذکر نہ تھا، نہ نفرتوں کی نشاندہی تھی، نہ اذیتوں کا حوالہ تھا، ایسے جیسے اس کی زندگی میں فارس وجدان نہیں آیا تھا، اس کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، اسے دوسرا گھر نہیں ملا تھا۔ ستریں خالی تھی، خالی ہی رہی تھی، مگر گزشتہ 5 ماہ فارس وجدان کی آنکھوں میں سما گئے تھے۔ وقت رک گیا تھا، منظر بدلتے جا رہے تھے۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہیں، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ اپنی ذات کے قلعے میں محصور وہ اپنے آپ میں فنا ہونے لگا۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں، جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوگی۔ سو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی برہان کون تھا، فارس کون تھا۔ کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلف ریسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ بامشکل قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئی؟
मेरा मतलब है तुम उसके साथ 5 साल रही हो। 5 साल का अरसा कोई मजाक नहीं है। उसके बावजूद तुम्हें तलाक हुई। सीने पर कोई शकील शय आन पड़ी थी। तनफ्फस भारी होने लगा था। दस्तक देकर उसने मिसेस शेराजी के बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। आहट पर सर उठाए उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जरकार रोशनी में उन्होंने उसका हुलिया, उसकी आंखें, उसके तासुरात देखे और परेशान हो गई। वो आहिस्तगी से कदम उठाता उनके पास आकर बैठ गया था। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। चेहरा कुर्ब की अक्कासी कर रहा था। मैंने ये शादी आपके लिए की थी। मैं उसे निभाना नहीं चाहता था। मिसेस शेराजी दुख और सदमे से उसे देखकर रह गई। मैंने इससे बहुत बार कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसका चेहरा आंसुओं से मुकम्मल तर हो चुका था। मैंने कहा, जब तक मम्मी है तुम तब तक तुम यहाँ हो। मिसेस शेराजी की आंखों में कुर्ब उतरा, आंखें धुंधला गई। मैंने उसे खौफ दिखाया, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा था मम्मी। मैंने उसे बहुत नफरत दिखाई है, बहुत ज्यादा नफरत दिखाई है। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो सारी रात फर्श पर बैठकर रोती रही। मैं आवाज सुनता रहा मगर मैं नहीं गया। हालांकि जब वो छोटी थी और रोती थी तो मैं फौरन जाता था। वो उनके गुस्से और नाराजगी की परवाह किए बगैर रंधी हुई आवाज में सब कहता जा रहा था। वो सिद्रा की शादी पर नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे जबरदस्ती लेकर गया था। वो मेरे साथ वापस आना चाहती थी। मैं उसे उन्हीं लोगों में छोड़कर आ गया था। उसने मुझे फोन किया, मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। उसने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने सुने बगैर नंबर ब्लॉक कर दिया। ये मेरी नफरत थी मम्मी। और आप मुझसे पूछ रही थी उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। वो मेरा इंतजार कैसे करती? वो घर छोड़ने से पहले मेरे लिए कैसे रुकती? मैं तो कभी नहीं रुका उसके लिए। मैंने तो कभी इंतजार नहीं किया। मिसेस शेराजी उसे अजियत और बेबसी से देखकर रह गई थी। वो यूं टूटा हुआ था जैसे कभी जुड़ नहीं सकेगा, यूं बिखरा हुआ था जैसे कभी सिमट नहीं सकेगा। लेकिन आप मेरा यकीन करें, उसने मिसेस शेराजी के हाथ थाम लिए। मैं कोशिश कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं बदल रहा था मम्मी। मैं उसे अपना रहा था। वो एकदम से वही 7 साल फारिस हो गया था जो अपनी कहता जा रहा था और रोता जा रहा था। एक एक करके सारे शिकवे उनकी हथेलियों में धर देता था, सारे गम सुना देता था, सारी महरूमियां दिखा देता था। उसे बाहों में भरती थी तो वो पुरसुकून हो जाता था, मगर आज उनके सीने से लग कर भी वो बेसुकून हो रहा था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था। मैं दोबारा मोहब्बत नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरा दिल, मम्मी मेरा दिल, वो अपनी तमाम तर हिम्मत और चट्टान हौसले के साथ रेजा रेजा हो गया। उसे बाहों में समेटते समेटते वो खुद भी आबदीदा हो गई। उसके आसपास अब सिर्फ अंधेरे थे और माजी था। जन्नत थी और उसका रवैया था, उसकी उम्मीद थी, उसका यकीन था। कितने मान से वो उसका हर काम करती थी, कितनी उम्मीद से उसके आगे पीछे फिरती थी और कितने सब्र से वो उसकी हर कड़वी कसैली बात सह जाती थी। उसे यकीन था वो बदल जाएगा। उसे यकीन था वो उसका पत्थर दिल मोम कर लेगी। और जब यकीन असर करने लगा था तो वो घर छोड़कर चली गई थी। उसने तलाक और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जिक्र खत्म कर दिया, मगर उसके जहन से ना निकाल सका। अपने फैसले बदलने लगा, मगर अपने इरादों से आगाही ना दे सका। उसकी हर अनायत, सजा और हर मेहरबानी इंतकाम हो गई और वो चाहकर भी उसकी गलतफहमी दूर ना कर सका। मामलात दिल के थे और दिल तक रह गए थे। लफ्जी इजहार तो कहीं भी ना था, ना अमाल से उम्मीद जाहिर हुई थी। वो जो खुद अपने एहसासात से बेखबर रहा था, उसे खबर कैसे देता? वो खुद मायूसी की दलदल में धंसा हुआ था, उसे उम्मीद कैसे दिलाता? वो एक इनाम थी, बेशुमार खसारे और नुकसानात के बाद उसके हिस्से में आई थी। वो उसका नसीब थी, उसका रिस्क, उसकी राहत, उसका सुकून, जिसे वो अपने हाथों से गिनवा बैठा था। खुद एहतसाबी की दो धारी तलवार पर कदम धरते हुए वो वापस पलट रहा था, मगर पीछे एक ना खत्म होने वाली खलश और कसक के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा था। कभी तमन्ना के रास्तों पर निकल पड़ो तो ख्याल रखना, हवाएं, बादल, फिजाएं, मौसम ख्याल रखना। चेहरे बदल बदल कर तुम्हें मिलेंगे, तू लम्हा लम्हा बदलते रंगों के शौक धोखे में ना आ जाना।
کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب آسا بدن نکھارے، زمین پر اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا، کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ نہ ہو کہ پھر جو خواب ٹوٹے دھنک دھنک کا سراب ٹوٹے تو جسم و جان پر عذاب ٹوٹے، اور تم بمشکل لرزتے ہاتھوں میں کرچی کرچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پہ چڑھ کے رستی ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو، اجڑ گیا تو جہاں ڈھونڈو، کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا کہیں سے خالی پلٹ کے آنا، بہت کھٹن ہے، بہت کھٹن ہے، بہت کھٹن ہے۔